हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम खेरवेल मेडिकल सेंटर से वजाइनल टाइटनिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। वजाइनल टाइटनिंग या वजाइनोप्लास्टी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जो लूज वजाना है उसको हम टाइट करते हैं। एंड विद एज, आफ्टर मैरिज या इवन विदाउट मैरिज कई बार वजाना लूज हो जाता है, लैक्स हो जाता है। उसको टाइट करने का जो प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर, उसको वजाइनोप्लास्टी बोला जाता है। इस पर हमें बहुत सारे प्रश्न मिले हैं लोगों के, तो आइए हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, क्या वजाइनल टाइटनिंग सेफ है? इज वजाइनल टाइटनिंग अ सेफ प्रोसीजर? तो देखिए, अगर ये सर्जरी ठीक से की जाती है सारे प्रिकॉशंस रखते हुए, तो वजाइनल टाइटनिंग बहुत सेफ प्रोसीजर है। इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही रेयर होता है, ना के बराबर होता है। इस सर्जरी को हम दो ढंग से कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में। तो दोनों ही मेथड्स में हम कर पाते हैं और लोकल एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ है, स्पाइनल एनेस्थीसिया भी काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। अगर आप मेडिकली फिट हैं, सारे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, तो वजाइनोप्लास्टी यानी वजाइनल टाइटनिंग काफ़ी सेफ सर्जरी है, काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। इस बात से आप पूरा निश्चिंत रहें। लेकिन जो करने वाले डॉक्टर हैं या टीम है वो प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपकी सारी जांचें होनी चाहिए। करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न आता है, अगर हम वजाइनल टाइटनिंग कराने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जब हम वजाइनल टाइटनिंग करने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी हिस्ट्री जानें। अगर आपकी वजाइनल सर्जरी पहले कभी हुई है, वजाइना के ऊपर पहले कोई सर्जरी हुई है, तो सेकेंड सर्जरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो उस बात को हमें ध्यान में रखना है। इससे पहले हमें सारे मेडिकल टेस्ट कराने होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, रिपोर्ट देखनी होती है कि आप मेडिकली फिट हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे सर्जरी में आपको प्रॉब्लम आए, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो। अगर आप ये सर्जरी कराने जा रहे हैं तो अपने पीरियड्स के बाद में कराएं, ड्यूरिंग द पीरियड से सर्जरी को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सूचर्स हैं उनको हील होने में तकलीफ हो सकती है। तो जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं उससे 2 या 3 दिन के बाद ये सर्जरी कराएं, दैट इज़ द आइडियल टाइम सर्जरी कराने का। और एक बात जो हमें ध्यान रखनी है, जब हम ये सर्जरी करते हैं तो उसमें कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं, जैसे ज़ाइलोकेन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी सेंसिटिविटी को पूरा चेक किया जाए, आपको उन दवाइयों से कोई रिएक्शन ना हो, इस बात की प्रॉपर्ली जांच की जाए। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं और सर्जरी को पूरे प्रिकॉशंस के साथ करते हैं तो ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। ये क्वेश्चन हमारे सामने कई बार आता है कि वजाइनोप्लास्टी के लिए बेस्ट एज कौन सी है? क्या कोई एज लिमिट है जिसमें वजाइनोप्लास्टी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? तो देखिए, एक तो अगर आप अनमैरिड हैं और आपका हाइमेन इंटैक्ट है और हाइमेन ब्रोकन नहीं है, तो वजाइनोप्लास्टी पे हमको नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम वजाइनोप्लास्टी पे जाएंगे तो हमें हाइमेन को ब्रेक करके अंदर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप अनमैरिड हैं या आपका हाइमेन किसी वजह से ब्रोकन हो गया है तो हम वजाइनोप्लास्टी को कर सकते हैं। अगर इसकी एज हम देखें तो आफ्टर 19 ईयर्स यानी आफ्टर 20 ईयर्स अप टू 60-65 ईयर्स, और जब तक आप अपर लिमिट, जब तक आप मेडिकली फिट हैं और चाहते हैं एक एक्टिव सेक्सुअल लाइफ लीड करना, तब तक वजाइनोप्लास्टी को हम कर सकते हैं। तो वजाइनोप्लास्टी की जो स्टार्टिंग एज है वो आफ्टर 20 ईयर्स है, और अपर एज जो है डिपेंड करता है कि आप कब तक सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं। तो राइट एज के बारे में हम यही बोलना चाहेंगे। क्या वजाइनोप्लास्टी के बाद एक बेबी को प्लान किया जा सकता है? ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो देखिए, वजाइनोप्लास्टी का जो मेन फोकस है वो ये है, वजाइना को टाइट करना, जो जैसा कि एक यंग एज में होता है उतना ही होता है। वजाइना को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता है। तो इसके बाद अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं नेचुरली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसीव कर सकते हैं। बेबी की डिलीवरी में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वजाइनोप्लास्टी आपको बेबी के अंदर या बेबी डिलीवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। एक प्रश्न ये आता है, क्या वजाइनल टाइटनिंग के रिजल्ट लाइफ लॉन्ग रहते हैं? तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं वजाइनल टाइटनिंग जो सर्जिकल मेथड है, ये जो टाइटनिंग करता है वजाइना को, इसके रिजल्ट काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, 5 ईयर्स 6 ईयर्स इवन मोर रुक सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात हमें ये भी समझना है कि वजाइनल टाइटनिंग के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मान लो आपको एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है या हमको नॉर्मल डिलीवरी में एपिज़ियोटमी करना पड़ता है, तो हो सकता है वजाइना आपका लूज हो जाए और हमको फिर से
वजाइनल टाइटनिंग पर जाना पड़े। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है वजाइनल टाइटनिंग के अंदर कि वजाइनल टाइटनिंग करने के बाद कोई आपका डिलीवरी या कोई ऐसा मेजर प्रोसेस नहीं हो रहा है, ऐसे करने के अंदर हमको दोबारा से वजाइनल टाइटनिंग पर जाना पड़ सकता है। फिर एक प्रश्न आता है वजाइनल टाइटनिंग के क्या क्या रास्ते हैं। देखिए, वजाइनल टाइटनिंग का एक मेथड तो है सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग जो कॉमनली इस्तेमाल होता है। दूसरा मेथड वजाइनल टाइटनिंग का जो है वो है यूजिंग द लेजर्स। लेजर के अंदर हम CO2 फ्रैक्शनल लेजर यूज कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्बियम याक का यूज कर सकते हैं, डायोड लेजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट लेजर्स हैं या एनर्जी डिवाइसेस हैं जिससे वजाइनल टाइटनिंग को किया जा सकता है। लेकिन इनके बावजूद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग है उसके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर होते हैं और लॉन्गर लास्टिंग होते हैं कंपेयर टू नॉन सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग से। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग के रिजल्ट्स बेटर होते हैं नॉन सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग से। एक प्रश्न ये आता है कि क्या वजाइनल टाइटनिंग और हाइमेनोप्लास्टी एक ही चीज़ है या डिफरेंट है। तो देखिए, बिल्कुल डिफरेंट सर्जरीज हैं। हाइमेनोप्लास्टी क्या है कि हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है, जब व्हेन अ फीमेल कम्स क्लोज टू अ मेल ड्यूरिंग अ इंटरकोर्स तो उसके टाइम ये मेम्ब्रेन ब्रेक करती है, ब्लीड करती है। तो इसके लिए ये मेम्ब्रेन ये शो करती है कि यू आर अ वर्जिन। तो हाइमन जो है एक वर्जिनिटी की निशानी होती है एंड इसकी निशानी ये है कि व्हेन अ फीमेल कम्स क्लोज टू अ मेल फिजिकली देन इट ब्रेक्स एंड इट ब्लीड्स। तो अगर हाइमन आपका ब्रेक हो गया है, वर्जिनिटी लूज हुई है, तो उसके लिए हमको हाइमन रिपेयर करना पड़ता है। वजाइनोप्लास्टी ऑन द अदर हैंड इज टाइटनिंग ऑफ वजाइना। इसमें वजाइना जो लूज है, लैक्स है, इसको टाइट करते हैं। इसमें कहीं ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें वजाइनल टाइटनिंग होती है जो मेन फोकस है। फिर एक प्रश्न आता है वजाइनल टाइटनिंग क्यों करवानी चाहिए, क्या फायदे हैं वजाइनल टाइटनिंग के। वजाइनल टाइटनिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जब वजाइना टाइट होती है तो इससे आपका सेक्सुअल प्लेजर फॉर योरसेल्फ एज अ फीमेल एंड फॉर योर पार्टनर, योर मेल पार्टनर, दोनों का सेक्सुअल प्लेजर बेटर हो सकता है, बढ़ सकता है। तो वजाइनल टाइटनिंग इज ओनली फॉर इंक्रीजिंग द सेक्सुअल प्लेजर बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो सबसे बड़ा फायदा ये है वजाइनल टाइटनिंग का। फिर एक प्रश्न आता है कि वजाइनल टाइटनिंग किनको करवानी चाहिए। सो वजाइनल टाइटनिंग अगर हम देखें तो एक मैरिड वुमेन जिनको विद टाइम इनका वजाइना काफ़ी लूज हो गया है, लैक्स हो गया है, जिससे उनकी सेक्सुअल लाइफ में असर पड़ रहा है, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय सेक्सुअली, वो वजाइनल टाइटनिंग पे जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू अनमैरिड फीमेल्स, जो अभी वर्जिन हैं या जिनकी अभी शादी नहीं, उनको कब वजाइनल टाइटनिंग है। मान लो किसी वजह से उनका वजाइना लूज है बाय बर्थ और विद टाइम और विद एज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, ऐसे केसेस में भी हम वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं। कई बार बिफोर मैरिज भी कई लेडीज के रिलेशंस होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट मैरिड टू द पर्सन विद whom they had physical relation. ऐसे में if these ladies are planning to go for marriage, the partner can understand, their male partner can understand that this lady had some previous relationship. उसको ओवरकम करने के लिए हम वजाइनल टाइटनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं इवन इन अनमैरिड गर्ल्स। तो अनमैरिड गर्ल्स में अगर आपका वजाइना लूज है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप वजाइनल टाइटनिंग को करवा सकते हैं। अब प्रश्न आता है वजाइनल टाइटनिंग की टेक्निक क्या होती है। वजाइनल टाइटनिंग की जो टेक्निक है सर्जिकल टेक्निक है। जैसे पहले बताया, इसको लोकल एनेस्थीसिया जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसको करने में हमें करीब 1 घंटा लगता है। इसके अंदर हम जो एक्स्ट्रा मिकोजा, एक्सेस मिकोजा, उसको कट करते हैं और अंदर से जो मसल्स हैं उसको टाइटन करते हैं, वजाइनल मसल्स को, और इस मिकोजा को स्टिच करते हैं और वजाइनल की जो एंट्रेंस है जिसको एंट्रोइटस बोला जाता है उसको भी टाइट करते हैं। तो बेसिकली इसमें वजाइना के मसल्स को टाइटन किया जाता है, मिकोजा को शॉर्टन किया जाता है और वजाइनल एंट्रेंस यानी इंट्रोइटस को स्मॉल किया जाता है, नैरो किया जाता है। तो ये इसमें चीज़ें की जाती हैं जिससे वजाइनल टाइटनिंग होती है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जो हमारी टेक्निक है वजाइनल टाइटनिंग की केयरवेल मेडिकल सेंटर में, वो कैसे डिफरेंट है बाकी जो टेक्निक्स हैं जो बाकी लोग करते हैं। तो देखिए, सर्जिकल टेक्निक तो सेम ही रहती है जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का हमारी टेक्निक में फ़र्क है कि जब हम वजाइनल टाइटनिंग को करते हैं तो हमारा जो सूचर्स हैं, जो हमारा निशान है, सूचरिंग है, वो हम एकदम मार्जिन पे करते हैं। तो हमारा स्कार जो है वो वजाइना के अंदर नहीं आता है। इससे क्या होता है, अगर स्कार अगर अंदर होता है वजाइना में तो कई बार ये बाद में पार्टनर को इरिटेट कर सकता है और आपके सेक्सुअल प्लेजर में भी डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है।
तो द वे वी डू वेजाइनोप्लास्टी, हमारा जो स्कार है वो वजाइना के बाहर की तरफ आता है, अंदर ना आके, ताकि आपको इंटीमेसी में और प्लेजर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हों एस्थेटिकली, इस बात का हम ध्यान देते हैं। सेकेंडली, जब हम वेजाइनोप्लास्टी करते हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इसके साथ साथ आप PRP के सेशंस भी लें, क्योंकि जब हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी को वजाइना के अंदर देते हैं तो पूरी वजाइना रिजुविनेट होती है, उसका मिकोजा बेटर होता है, उससे इनकॉन्टिनेंस के चांसेस कम होते हैं और आपकी ओवरऑल वजाइना ज़्यादा मॉइस्चर होती है, उसमें जो ड्राइनेस आ गई है वो कम होने लगती है, बार बार जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वजाइना में वो भी कम होने लगते हैं। दूसरी बात, वजाइनल टाइटनिंग के बाद हम बायोइडेंटिकल हार्मोन्स भी रिकमेंड करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ओवरऑल पूरा वजाइना रिजुविनेट होता है। तो हमारा फोकस सिर्फ वजाइनल टाइटनिंग ही नहीं है, हमारा फोकस है पूरे वजाइना को हम कैसे रिजुविनेट करें। अगर आप चाहते हैं तो हम सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग के साथ साथ PRP एंड लेजर वजाइनल टाइटनिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है इन सब का, इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि लेजर वजाइनल टाइटनिंग एंड PRP कंबाइन करने से हमें इनकॉन्टिनेंस यानी कि जो पेशाब अपने आप लीक हो जाता है हंसने पे, वजन उठाने पे, 40s के बाद ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो वजाइनल टाइटनिंग जो हमारा कंप्लीट प्रोसीजर है उसमें हम वजाइनल टाइटनिंग सर्जिकली करते हैं, PRP करते हैं, साथ में लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा है तो EMS जैसे डिवाइस के थ्रू आपके पेल्विक मसल्स को भी हम टाइटन कर सकते हैं। ये सारा कुछ कंबाइन करने से आपका पूरा वजाइनल ट्रैक्ट और नीचे का जेनिटल ट्रैक्ट जो है वो रिजुविनेट हो सकता है, स्ट्रेंथन हो सकता है, और आप दोबारा से एक बार यंग फील कर सकते हैं और इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन लीकेज जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। फिर एक प्रश्न हमारे पास आता है, वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद हमें किन प्रिकॉशंस का ध्यान देना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक बार जब आप ये सर्जरी करा रहे हैं तो कुछ एंटीबायोटिक, कुछ सोल्यूशंस, कुछ दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, उसमें से कुछ पेस्ट्रीज हैं, कुछ वेजाइनल वॉशेज हैं, तो उसको आपने ध्यान में देना है। जो ओरल एंटीबायोटिक्स हैं कम से कम 1 हफ्ता लेना है, पेस्ट्रीज और वेजाइनल वॉश को कम से कम 3 वीक्स तक यूज़ करना है। आप अगर यू हैव टू अवॉइड एनी फिजिकल इंटीमेसी और कमिंग क्लोज टू योर पार्टनर फिजिकली फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months, जब तक आपका पूरा वजाइना हील ना हो जाए, पूरे सूचर्स हील ना हो जाए, तब तक आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ तक रही बात फिजिकल एक्टिविटीज़ की, आप अपनी रेगुलर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज जैसे योगा के कुछ पोस्चर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेल्विक स्ट्रेच आता है, उसको आप 1 हफ्ते तक अवॉइड करें ताकि वो हीलिंग आपकी पूरी प्रॉपर हो जाए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, थैंक यू। आई एम डॉक्टर संदीप फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।